नमस्कार, देश न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। अक्सर हम कार्यक्रम में आपको अपने कार्यक्रम में उन खबरों से रूबरू करवाते हैं जो अक्सर किसी न किसी भूमाफिया से संबंधित होती हैं या फिर किसी कॉलोनाइजर के द्वारा खरीदारों के साथ किए गए धोखे को लेकर होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो खरीदार हैं, वो जो बिल्डर है या फिर कॉलोनाइजर की बातों में वो फंस जाते हैं। अब इससे आपको कैसे निजात मिले, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे कि रेरा जो कि रियल एस्टेट प्राधिकरण अधिनियम है, तो वो क्या है, आपकी कैसे सहायता कर सकता है, इसके अंदर मापदंड कैसा है, आप कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और यदि आप घर मकान या फिर दुकान खरीदते हैं तो आपके साथ कोई बिल्डर या कॉलोनाइजर किसी तरीके की धोखे को अंजाम दे देता है, तो आपको उससे निकलने के लिए, परेशानी से निकलने के लिए आपको कैसे निजात पाना है और किस तरीके से आपको इसमें मिलना है और इसमें शामिल हुई चीज़ों का आप वो फ़ायदा उठा सकते हैं कि रेरा के अंदर आपको कैसे रजिस्टर करना है, शिकायत कैसे रजिस्टर करनी है। और जो बिल्डर अक्सर क्या होता है ना, पोजीशन को लेके देरी करता है, तो अक्सर जो लोग हैं वो भूमाफियाओं से, जो बिल्डर होता है कॉलोनाइजर से, इसी बात को लेके परेशान रहते हैं कि वो अक्सर उनसे पेमेंट तो ले लेते हैं, लेकिन जब लास्ट मोमेंट में जब आती है रजिस्ट्री की बात, पोजीशन की बात आती है, तो वो लगातार उसमें देरी करते हैं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि अगर बिल्डर पोजीशन में देरी करता है तो रेरा उस वक्त आपकी कैसे सहायता कर सकता है, रेरा में किस किस तरीके की जो समस्याएं पैदा होती हैं तो वो आपकी कैसे समस्याओं का समाधान कर सकता है। बिल्डर अगर आपके साथ किसी तरीके की खुरापात अगर हम बात करें कि वो तरह तरह के धोखे को अंजाम देता है, तो आपको कैसे निपटा जा सकता है, और आप कैसे चेक करें कि आप जो जमीन, घर, दुकान या फिर ऑफिस खरीदने जा रहे हैं तो वो आपको रेरा में किस तरीके से रजिस्टर है, और साथ ही रेरा आपकी कैसे मदद करेगा। और रेरा में अगर आप शिकायत करने जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो आपको किस किस प्रक्रियाओं को सामना करना पड़ेगा, किन किन पहलुओं पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा जिससे कि रेरा आपकी मदद कर सके। और साथ ही मापदंड की प्रक्रिया क्या है, अगर आप इसमें शिकायत दर्ज करते हैं तो न्यायालय आपको कितने दिनों में जो न्याय देगा, साथ ही जो वकील है वो आपकी कैसे मदद करेगा, कैसे बिल्डर पर या फिर भूमाफिया पर जो न्यायालय अपना शिकंजा कसता है और उनको सजा देता है उनके काले कारनामों को लेकर। अक्सर हम देखते हैं कि अपने देश न्यूज़ के माध्यम से अक्सर आपको उस तरीके की खबरों से रूबरू करवाते रहते हैं जो भूमाफिया से संबंधित होती हैं, जो किसी पोजीशन से रिलेटेड होती हैं। इसी तरीके की तमाम जानकारी हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको देते हैं। इसी बीच हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं लक्ष्मण सक्सेना जी, राजनीतिक विश्लेषक। आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। थैंक यू सो मच। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रेरा क्या है। अक्सर हम देखते हैं कि रियल एस्टेट में एक शब्द जो है रेरा, उसका लोगों का सामना होता है, उससे तो हम जानना चाहते हैं उस शब्द का तात्पर्य क्या है। देखिए, रेरा बेसिकली, इसका अगर हम शुरुआत करें तो रेरा इज बेसिकली रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट होता है जी बिल्कुल। जैसे कि आप नेम देख सकते हैं तो इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये एक्ट रियल एस्टेट बायर्स, बिल्डर्स, डेवलपर्स, इनकी स्पेसिफिक स्टैंडर्डाइजेशन और सिस्टमैटिक लीगल रेगुलेशन के लिए इसे बनाया गया है। देखिए, आप अगर देखें 2008 के बाद से जैसे रिसेशन खत्म हुआ तो भारत में इन्वेस्टमेंट और सर्विस सेक्टर की जैसे जैसे इनकम बढ़ी तो भारत में आप समझ सकते हैं कि हाउसिंग की डिमांड काफी बढ़ी है। जी बिल्कुल। और जैसे जैसे ये बढ़ी गई है तो आपने एक चीज देखा होगा कि जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, आपके दर्शकों को भी पता होगा, आम्रपाली ग्रुप का एक बहुत बड़ा फेमस केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे अनरेगुलेटेड और इनलीगल बिल्डिंग्स इन द सेंस अनरेगुलेटेड गवर्नमेंट जमीनों के ऊपर बनाई गई, घटिया कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज करके बनाई गई और सालों तक पोजेशन ना देने की वजह से लाखों बायर्स को, जो पूरे देश भर में आके अलग अलग फैले हुए थे, आम्रपाली ग्रुप में सारे अलग थे, इनके साथ अन्याय हुआ। और सर्विस सेक्टर के लिए घर खरीदना, आप ये समझ लीजिए, मतलब ऑलमोस्ट 40 साल की इनकम को इन्वेस्ट करना के बराबर होता है। और अगर हम ध्यान से देखें, इस तरह से जब तक कि कोई प्रॉपर चैनलाइज एक्ट नहीं आया था तो इसे क्रिमिनल लॉज के अंदर और सिविल लॉ के अंदर इसे डील किया जाता था। लेकिन उसमें हम देखते थे कि क्योंकि ये रियल एस्टेट जायंट्स बहुत बड़े बाहुबली होते थे, बहुत ज्यादा मतलब लोकली पॉलिटिशियन से कनेक्ट होते थे, तो बेसिकली ये इलीगल तरीके से फंड गैदरिंग करने का भी एक काम होता था। जी बिल्कुल। इसको देखते हुए सरकार ने रियलाइज करा
कि बहुत सारे लोगों को ऐसे फ्रॉड से बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज एक्ट लाया जाए। और हम देख सकते थे कि सरकार को पहले से ही कई कई अलग अलग एजेंसियों के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई। फॉर एग्जाम्पल, जब इंडिया में टेलीकॉम रेवोल्यूशन आया, जैसे सैम पित्रोदा जी की टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के बाद हमने 2003 और 4 में हमने देखा एक नया टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया, पूरा का पूरा रेवोल्यूशन आया, तो उसके लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई जिसे हम ट्राई कहते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भारत ने एक नया मुकाम हासिल किया 2003 में, तो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन आया। तो हाउसिंग में भी जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ता गया और देखते देखते उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ता गया, क्योंकि अकेला हाउसिंग बहुत सारी इंडस्ट्रीज को साथ साथ केटर करता है, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ स्टील, सीमेंट, इंडस्ट्रियल माइनिंग, इन सब की जरूरत होती है। तो जैसे इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ता गया, तो ये बहुत जरूरी पड़ता गया कि उसको एक रेगुलेट किया जाए जी। अब हम जानना चाहेंगे रेरा एक्ट में बेसिकली होता क्या है जी। रेरा एक्ट एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर, एक स्टैंडर्डाइज लीगल लाइन ऑफ चैनल आपके लिए स्टैब्लिश करता है, जिसके तहत बिल्डर्स को अपने प्रोजेक्ट्स को रेरा से पहले अप्रूव कराना होता है, और साथ ही साथ उसे रेगुलेटरी एक प्रॉपर टाइम चैनल के हिसाब से उसे रेगुलेट किया जाता है। आप अगर देखेंगे तो रेरा एक्ट के पहले कई बार कोई भी एक बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट कह रहा हूँ, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को अप्रूव कराने के लिए कई सरकारी एजेंसीज के थ्रू कोऑर्डिनेट होना पड़ता था, जिसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस से लेके माइनिंग, एक्साइज, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इंक्लूड होते थे। रेरा एक्ट के बाद एक कॉमन अथॉरिटी बना दी गई, जिससे बिल्डर्स को भी अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर कराने के लिए और अप्रूव कराने के लिए एक कॉमन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे स्थापित होने की जरूरत पड़ने लगी। अच्छा, क्योंकि ये एक रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट होते थे, तो इनकी रजिस्ट्रेशन इस बात पे बहुत अच्छी तरीके से आधारित करती थी कि ये जेन्युइन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं कि कोई अलग तरीके के लोग हैं जो कम कागजों के साथ, इल्लीगल जमीनों के साथ या प्रॉपर नॉन फंडिंग चैनल के थ्रू अपने ब्लैक के पैसे को वाइट कर। तो ये माफिया के खिलाफ सरकार का एक बहुत अच्छा एक्शन था। इसी के साथ साथ हम देखें तो ये हो गया एक बिल्डर्स का पर्सपेक्टिव। अब होम बायर्स का पर्सपेक्टिव देखते हैं। नॉर्मली जब हम 2016 के एक्ट के पहले देखते थे, तो बेसिकली रियल एस्टेट मार्केट जो था वो बहुत अंडर डेवलप था टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में। टीयर 1 सिटीज में ऑफकोर्स हाउसिंग के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते थे, वो इस हिसाब से चैनलाइज करते थे कि आप एक पर्टिकुलर जो बिजनेस होता था वो इस हिसाब से चलता था कि आप पब्लिक गैदरिंग, पब्लिक फंड्स को इकट्ठा करेंगे ऑन द नेम ऑफ रजिस्ट्रेशन, फिर बैंक से लोन लेंगे, उसके बाद उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आप डेवलप करना शुरू करेंगे एंड देन उसकी चैनलाइजली बुकिंग करी जाएगी। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आता था कि जो इनिशियल फंड्स आप गैदर करते थे बिल्डर्स, चाहे वो पब्लिक के थ्रू करें, चाहे वो इन्वेस्टर्स के थ्रू करें, चाहे वो बैंक के ऊपर थ्रू करें, ये प्रोजेक्ट का सक्सेस इस बात पे डिपेंड करता था कि प्रोजेक्ट डेवलप होने के बाद कितने यूनिट्स बिकेंगे। यूनिट्स इन द सेंस घर, फ्लैट। हम यहाँ पे फ्लैट का प्रोमिनेंट एग्जांपल लेंगे, क्योंकि डेवलपर्स आज की डेट में रियल एस्टेट में मोस्टली फ्लैट्स पे फोकस करते हैं। तो कितने यूनिट बिकेंगे। अब प्रॉब्लम ये आती थी क्योंकि ये अनरेगुलाइज चैनल होता था, यहाँ पे आपको प्रॉपरली फंड्स के डायरेक्टिव होते हुए प्रोजेक्ट को टाइमली डेवलप नहीं किया जाता था। तो इनिशियली अगर 1000 लोगों के लिए यूनिट्स बनाए गए, लेकिन अगर सिर्फ 100 बुक हुए, तो बिकॉज बाकी यूनिट्स नहीं मिले, उन 100 लोगों के साथ नाइंसाफी होती थी, जिसकी वजह से 10-10 सालों तक आज भी भोपाल में कई ऐसे पुराने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है जिसमें लोग आज भी लिटिगेशन लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में, रेरा और रियाट के बाद। रियाट इज बेसिकली रियल एस्टेट अपीलेट अथॉरिटी, जो रेरा के ठीक ऊपर आती है। एक हाई कोर्ट के जजेस, फॉरवर्ड जजेस को रिक्रूट करके टेक्निकल ऑफिसर के साथ एक बेंच बनाई जाती है। खैर, उसके बाद फिर ऐसे ही प्रोजेक्ट्स को पोजेशन ना मिलने के लिए लोगों को 10-10 साल तक रुकना पड़ा, और उसके बाद उनको कोई तरह का कॉम्पनसेशन या उनके तरह कोई तरह इंसाफ नहीं किया गया। तो इस सब को रोकने के लिए रेरा एक्ट के अंदर एक प्रोमिनेंट चैनलाइज बने, एक टाइम बनाया गया, यानी कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के, मतलब जहां तक मुझे ऐसे टाइमलाइन में प्रॉपर्ली रिकॉल कर सकता हूँ, तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के 20% जब तक नहीं होता तब तक आप बुकिंग्स नहीं ले सकते। जब तक आपका प्रोजेक्ट 40% तक कंप्लीट नहीं होता तब तक आप बुकिंग का सिर्फ एक सर्टेन अमाउंट ही ले सकते हैं। फिर आपको प्रोजेक्ट का 80% डेवलपमेंट करना होगा, जिसमें आप 50% या 70% तक का अमाउंट
एक पर्टिकुलर होम ओनर से ले सकते हैं और उसके बाद पोजेशन लेने पर ही आपको फुल अमाउंट देने की जरूरत है। तो इससे आप देख सकते हैं क्योंकि ये कानूनी रेगुलेट हो गया तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि बिल्डर्स होम ओनर्स का पैसा खा रहे हैं। जी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप रेरा एक्ट में देखें तो कई बार ऐसा होता था कि होम ओनर्स डेवलपमेंट जो करते थे, बेसिकली रेगुलेटर्स या जो बड़े डेवलपर्स और बिल्डर्स होते थे, इनकी जिम्मेदारी घर बनाने के बाद ही खत्म हो जाती थी। लेकिन और मेंटेनेंस रिलेटेड, पानी सप्लाई, बिजली, सैनिटेशन, इन जैसी चीजों पर कोई भी रेगुलेशन या मनमानी अपने डिसीजन लेने की होती थी। क्योंकि आप कई बार देखेंगे कि भोपाल की कोई बहुत पुरानी अगर हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो होते थे, बहुत ही एक्सपेंसिव मेंटेनेंस चार्जेस उनसे लिए जाते थे और बहुत ही अनरीजनेबल चीजों के लिए भी उन्हें चार्ज किया जाता था। लेकिन अब रेरा एक्ट के अंदर ये सब चीजों को प्रॉपरली रेगुलेट किया गया है। आपको एंडोसेंस, मतलब एंडोसेंस इन द सेंस होम की कॉस्ट के अलावा, मेंटेनेंस और उस सब के अलावा भी आपको एक अलग चार्जेस जो अगर पे करने रहते हैं तो वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई किए जाते हैं। साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट में आप रह रहे हैं उनकी एक होम ओनर एसोसिएशन की स्थापना करना भी अनिवार्य हो गया है, ताकि कलेक्टिवली पीपल, अगर कोई बाद में रियल एस्टेट डेवलपर कोई अपने वादे को पूरा नहीं कर पाए तो कलेक्टिवली सब उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, ना कि सिर्फ एक आदमी की लड़ाई जिसे हो। तो यहाँ पर आप देख जी। मैं पूछना चाहूंगी कि अक्सर क्या होता है कि जो बिल्डर होता है वो पोजीशन को लेके आनाकानी करता है, तो उसमें मतलब रेरा के अनुसार बिल्डर पोजीशन में देरी करता है, तो उस वक्त जो बायर्स है उसको क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? सर्वप्रथम तो बायर्स के, अगर हम रेरा के हिसाब से देखें तो हम कोई भी व्यक्ति जाके रेरा की वेबसाइट पे एक होम ओनर्स बायर्स की गाइडलाइंस होती हैं, उनके ऊपर पूरी तरह से चेक कर सकता है। अगर सबसे सर्वप्रथम अगर आप एक कोई घर खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि वो प्रॉपरली रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं। एक होता है कि रेरा का इनिशियल नंबर प्रोवाइड किया जाता है और एक फाइनल रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप जो होम ओनर्स के पास घर खरीदने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आप चेक करें कि वो रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं। रेरा अप्रूवमेंट होने के साथ साथ आपको कई और एजेंसीज के अप्रूवल, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और अलग अलग डिपार्टमेंट के अप्रूवल्स भी रेरा की वेबसाइट में उनके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ मिल जाएंगे, जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, साइन आपको वहां पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो कोई भी घर अगर आप खरीदने जाते हैं तो सर्वप्रथम उसका ड्यू डिलिजेंस आप अपने ठीक मोबाइल पे कर सकते हैं। ये सरकार द्वारा बहुत अच्छी पहल है, जिससे कोई भी व्यक्ति को इंस्टेंटली सारे डॉक्यूमेंट्स जिस भी प्रोजेक्ट को वो देख रहे हैं वो तुरंत एक हाथों में मिल जाएंगे। दूसरी बात, जब हम बुकिंग करते हैं तो बेसिकली कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन साइन करने के साथ साथ जब हम उसे पढ़ेंगे तो कानूनन तौर पर एक टाइम चार्ट होता है, जो कि टाइम चार्ट मैंने अभी आपको दोहराया कि 20% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने पे इतने पैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, 40 पे इतने, 80 पे इतने। तो उस टाइम टेबल को आप कानूनी तौर पर ध्यान से देख सकते हैं। और क्योंकि वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड है तो सिर्फ सरकार के दिए हुए एक पर्टिकुलर टाइमलाइन को ही साथ साथ आप देख सकते हैं। उसमें माइनर चेंजेस हो सकते हैं लेकिन एक स्केलेटल फ्रेमवर्क उसमें मिल सकता है। तो अगर वो पोजेशन देने के लिए कोई आनाकानी करता है तो उसके खिलाफ सर्वप्रथम रेरा में शिकायत दर्ज की जा सकती है। अच्छा, क्योंकि एक रियल एस्टेट अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो इसका जुडिशरी के अगर कानूनी संबंध में देखें तो इसका दर्जा एक माननीय कज़ाई जुडिशियल बॉडी यानी अर्ध न्यायालय के समक्ष, मतलब एक संबंध में रहेगी कि आप कह सकते हैं कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर अथॉरिटी है इसका न्यायालय के जैसा ही पूरा कामकाज, और इसका समक्ष जो आप फोरम पे बैठते हैं यहाँ पर फॉर्मर जजेस, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी, टेक्निकल ऑफिसर्स जैसे मेंबर्स होते हैं। तो ये एक तरीके से पूरा न्यायालय संबंधी भी है। कई बार हमने ये देखा है कि टीयर 3 सिटीज में अगर कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होता है तो कई बार इनिशियली रेरा एक्ट आने के बाद कई लोगों ने कोशिश करी थी कि रेरा को किसी डिपार्टमेंटल नोटिस की तरह ट्रीट किया गया, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं आपके दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगा कि रेरा एक न्यायिक बॉडी है, ये कंज्यूमर्स को न्याय दिलाने के लिए है और इसका स्टैंड भी उसी समक्ष में रहता है। इसके जो मेंबर्स भी रहते हैं वो भी फॉर्मर हाईकोर्ट के जजेस, पुराने हाईकोर्ट के जजेस रहते हैं। आप उसके समक्ष में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कंप्लेंट फाइल करने के कुछ ही समय बाद नोटिसेस और हियरिंग्स होती हैं, जिसके लिए आप एक ऑफ कोर्स एक लीगल ओपिनियन के लिए आप लॉयर को हायर कर सकते हैं। भोपाल में इसका ऑफिस है, तो इसकी पूरी रहती है। अगर आपको न्यायालय रेरा से अगर आपको कोई क्या कहते हैं वो नहीं मिलता, राहत अक्सर क्या होता है कि रेरा से हमें राहत नहीं मिलती है तो लोग दूसरा न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, तो उस वक्त वो क्या करें?
जी, अगर आपको रेरा से नहीं मिलता, अगर आपके समक्ष में या फेवर में ऑर्डर, तो रेरा के ऊपर आती है रियाट, विच इज रियल एस्टेट अपीलेट अथॉरिटी। रियल एस्टेट अपीलेट अथॉरिटी एक माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के समक्ष की एक अथॉरिटी मानी जाती है। हालांकि एक लीगल डिस्कशन है, खैर मैं उसमें टेक्निकली नहीं जाना चाहूंगा, बट कोर्स ऑफ चैनल के हिसाब से देखें, अगर आपको रेरा से रिलीफ नहीं मिलता है तो आप उसके एप्लीकेशन के अगेंस्ट, उसके ऑर्डर के अगेंस्ट रियाट में अपील कर सकते हैं। रियाट में भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता तो कानूनी क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेकर आप हाई कोर्ट के समक्ष भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक अच्छा सबसे अच्छी बात इन पूरे चैनलाइज स्ट्रक्चर ऑफ अपील, मतलब हम इसे कानूनी भाषा में कहें तो ये ऑर्डर ऑफ अपील कहलाता है, मतलब एक प्रॉपर एक सीक्वेंस ऑफ अपील कहलाता है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो सबसे अच्छी बात ये रहती है क्योंकि ये एक डेजिग्नेटेड लॉ और डेजिग्नेटेड सेक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर डेट्स मिलना, यहाँ पर डिसीजन लेना, यहाँ पर एविडेंसेस को एवेल्युएट करना, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता जो कि एक आम न्यायालय में रखता है। तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि रेरा के अंदर जो आपके ऑर्डर्स आएंगे ये जल्दी आएंगे, आपको बेहतर न्याय मिलेगा और ज्यादा अच्छी और जल्दी न्याय मिलेगा। तो सबसे बेहतर बात तो यही आती है और यही दोनों चीजें रेरा और रियाट दोनों में मिलती है। जी लक्ष्मण जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। अक्सर क्या होता है जब कोई बायर घर, मकान या फिर ऑफिस खरीदता है तो उस वक्त तो उसके मन में ये सवाल आता नहीं है कि हम जाके एक बार रेरा की चीज़ों को भी हम जाके आइडेंटिफाई करें या फिर चेक करें, फिर रेक्टिफाई करें कि क्या क्या अलग चीज़ें हैं, क्या ये ज़मीन जो है वो रेरा के अंतर्गत आती है या नहीं आती है। तो वो उस वक्त रेरा का दरवाज़ा खटखटाता है जब वो परेशानी में फंस जाता है। तो उस वक्त अगर वो शिकायत दर्ज कराने जाता है तो वो प्रक्रिया क्या है शिकायत दर्ज कराने की? ऐसे करेंगे। साथ ही साथ एक चीज मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि रेरा के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये रेरा कानून के अंतर्गत अनिवार्य है कि कोई भी व्यक्ति एट द टाइम ऑफ बुकिंग रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ अन्य चीजों के लिए, अन्य जो कागज जिनके आधार पर उसे रजिस्ट्रेशन मिला है वो सब होम बायर के सामने उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ये चीज हम सबको जान लेनी चाहिए कि जो भी और बिना ऐसे कागजों के, बिना जो कागजों के आधार पर उसे रजिस्ट्रेशन मिला है उसके बिना पे वो घर की बिक्री, बुकिंग या कोई भी फंड एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये गैर कानूनी एक्सेप्टेंस है। तो सर्वप्रथम तो ये चीज रहती है। सेकेंडली, अगर कोई भी फॉर्मल ऐसा प्रोसीजर होता है तो आप रेरा की वेबसाइट पे जा सकते, ई फाइलिंग भी कर सकते हैं। एक लॉयर को एंगेज करके एक एप्लीकेशन के द्वारा आप सर्वप्रथम खुद सेल्फ में भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, जो कि रेरा की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो ग्रीवियंसेस में, कंप्लेंट्स में आपको एक पूरा सेक्शन मिलेगा जहां पर आप एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और उसके बाद अकॉर्डिंगली जब आप पूरी जानकारी भरेंगे तो सामने पार्टीज को नोटिस जारी होंगे और उन्हें अपीयर होने के लिए कहा जाएगा, समक्ष आपको भी अपीयर होने के लिए कहा जाएगा। और इस दौरान आप अपनी पूरी बात समक्ष रेरा के सामने एक पूरे न्यायालय प्रोसीजर की तरह ही रख सकते हैं और उनका जो ऑर्डर होगा वो सर्वमान्य होता है और उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन भी होता है। अगर आपके फेवर में ऑर्डर आता है तो एक एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन के द्वारा, जो कि रजिस्ट्रार के समक्ष फाइल की जाती है, उसके द्वारा आप देख सकते हैं कि जो ऑर्डर कोर्ट द्वारा पारित किया गया उसका प्रॉपर अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा रेरा एक्ट के अंदर प्रोसीजर बहुत ही सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। जैसे अच्छा, और साथ ही के साथ सबसे बेहतर चीज ये है कि जैसे जैसे जुडिशरी में रेरा के केसेस आते जा रहे हैं, रेरा के कई सेक्शनों को डेवलप भी किया जा रहा है, उनके इंटरप्रिटेशन भी बढ़ाए जा रहे हैं। उदाहरण स्वरूप मैं आपको देना चाहूंगा, सेक्शन 2 के रेरा एक्ट के अंदर डेवलपर की डेफिनेशन दी गई है, यानी डेवलपर कौन है। तो उसके आधार पे एक केस आया था जिसमें ये कहा गया था कि एक व्यक्ति, एक पर्टिकुलर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने एक 10 एकड़ जमीन में कई प्लॉट्स काटे और उन प्लॉट्स को काटने के बाद उन्होंने बुकिंग और हाउस डेवलपमेंट के नाम पर ये कहा कि हम आपसे पैसे एक्सेप्ट करेंगे। अपेरेंटली उन्होंने कुछ समय बाद बैंक्रप्सी फाइल कर दी और कहा कि हमने आपको प्लॉट बेच दिए हैं, आप प्लॉट ले लीजिए, लेकिन अब हम आपको हमारी वित्तीय स्थिति के आधार पर घर या चीज डेवलप नहीं करके दे सकते। उसके बाद जब होम ओनर्स एसोसिएशन ने रेरा के समक्ष में दरवाजा खटखटाया तो कोर्ट के सामने क्वेश्चन आया कि अगर एक खाली जमीन जिसपे प्लॉट कट गया है लेकिन पैसे इस बना पे लिए गए हैं कि इसके ऊपर घर बना के उन्हें प्रॉपर पोजेशन दी जाएगी, तो क्या वो रेरा के अंदर आते हैं? तो न्यायालय ने होम ओनर्स एसोसिएशन के फेवर में कहा कि सेक्शन 2 के का अंतर्गत यह है कि कोई भी व्यक्ति
जो कि इस पर्पस से लैंड को डेवलप करता है। डेवलपमेंट मतलब अगर उस पे वो एक छोटा सा नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर मार्किंग के हिसाब से भी रखता है या कोई एक मिनिमल बाउंड्री वॉल जैसी भी क्रिएट करता है और इस पर्पस के आगे जाकर उसे डेवलप करके घर या कोई भी पोजेशनेबल प्रॉपर्टी के रूप में डेवलप किया जाएगा, वो रेरा के अंतर्गत आता है और इसके तहत में आपको प्रॉपर कॉम्पनसेशन देना। और उस केस में भी जिस केस के मैं विवरण कर रहा हूँ, सिर्फ प्लॉट्स को मार्किंग करने के लिए जो सीमेंट के पोल गाड़े गए थे उनको लैंड का डेवलपमेंट माना गया था और उस डेवलपमेंट के तहत में जो बिल्डर ऑर्गेनाइजेशन थी वो डेवलपर की श्रेणी में आती थी और उन पे रेरा एक्ट और कानून लागू होता था। तो इसी की वजह से जुडिशियल सिस्टम्स की वजह से, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के द्वारा भी कंज्यूमर्स को, मतलब यहाँ पे होम ओनर्स को भी बहुत फायदा पहुंचाया गया है और रेरा इसीलिए एक बहुत ही डायनामिक और सस्टेनेबल भारत का लॉ माना जाता है। जी ठीक है, ठीक है विलक्षण जी, हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और रेरा से संबंधित तमाम जानकारी को दर्शकों को बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि रियल एस्टेट प्राधिकरण यानी कि रेरा क्या है। आप अगर किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित, आपने घर, मकान या फिर ऑफिस खरीदा है तो आपके कॉलोनाइजर ने या फिर बिल्डर ने आपके साथ धोखाधड़ी की है, तो आप जा सकते हैं रेरा में और वहाँ पर जाके उसके मापदंडों के अनुसार, उसकी जो तय प्रक्रिया है उसके अनुसार वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी शिकायत को वहाँ पर रख सकते हैं और उसके अनुसार ही जो आपका बिल्डर है, जो आपका कॉलोनाइजर है जिसने आपके साथ धोखाधड़ी की है, उसको तय सीमा के अंतर्गत उसको सजा दी जाएगी। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।